Dear students, good morning and Jai Hind. My dear kids, as you know that today we are going to revise all the syllabus of Unit Test 2, and which is basically chapter number 5, that is Principle of Inheritance and Variation, chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance and Human Health and Disease. बच्चों तीनों ही बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। आपको पता है दो चैप्टर्स तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से ही है, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस यूनिट से आप जानते हैं 18 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करता है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बेसिकली द जेनेटिक्स and one chapter human health and disease. So in today's class we are going to revise all the three chapters children. तो इसीलिए थोड़ा 1 घंटे के पीरियड में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ों को लेके चलूँगा। आप ऑलरेडी एक बार पढ़े हैं, एक बार रिवीजन भी हो चुका है। आज हम यूनिट टेस्ट 2 जो कल आप टेस्ट देने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली एक बार फिर से पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे। सो फुल कंसंट्रेशन, वी नीड योर फुल कंसंट्रेशन चिल्ड्रन। पूरा कंसंट्रेशन बना के आप चीज़ों को समझिएगा। मैं बारी बारी से तीनों चैप्टर्स को आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ऑन द होल चैप्टर्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस and human health and disease, all the chapters we are going to revise children. So please let us start the principle of inheritance and variation, that is genetics. And you know that genetics is the branch of science which deals about heredity. एक जनरेशन से कोई कैरेक्टर अगले जनरेशन में किस तरीके से जाता है, दैट इज जेनेटिक्स, दैट इज हेरिडिटी इन फैक्ट, एंड द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about heredity is known as genetics. You are seeing the first slide, genes. As you know that genes are the structural and functional unit of heredity. Genes were discovered by Johansen and Johansen in 1900 children, and genes are the unit of heredity, that is you can say the structural and functional unit of heredity. And alleles, second slide, you are seeing alleles, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों alleles are the alternative forms of genes. Mendel did not know any knowledge. मेंडल के पास कोई नॉलेज जीन्स का नहीं था, उन्होंने एलील्स को लिया था जीन्स के रूप में, एंड एलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स. वी नो दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ एलील्स: होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एलील एंड होमोजाइगस रिसेसिव एलील. प्लीज मेक योर फुल कंसंट्रेशन चिल्ड्रन. तो आपको सारी चीजें यहाँ पर अच्छे तरीके से रिकैप्चुलेट हो जाएंगी, इसीलिए पूरा ध्यान दीजिएगा। और सीखे तो नोट्स वगैरह अपना सामने रखिएगा, जो चीजें आपने ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है, और ध्यान से समझिएगा। 3 तरह के एलील्स दिखाई दे रहे हैं आपको बच्चों। होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, इसको आप कैपिटल ए कैपिटल बी कोई भी लेटर लिख सकते हैं, लेकिन उसी लेटर में तीनों ही एलील्स को आपको डिजिग्नेट करना होगा। सो नाउ सी द वेरियस काइंड ऑफ क्रॉसेस, टेस्ट क्रॉसेस एंड बैक क्रॉसेस. Actually, the cross between F1 progeny with either of the parent is known as back cross, चाहे डोमिनेंट से चाहे रेसेसिव से। लेकिन स्पेशली अगर F1 प्रोजनी की मेटिंग जो है या क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से कराया जा रहा है, तो दैट इज टेस्ट क्रॉस, उसको टेस्ट क्रॉस बोलेंगे बच्चों। इसका मतलब आप समझ भी रहे हैं कि टेस्ट क्रॉस इज ए काइंड ऑफ बैक क्रॉस, यानी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का ही एक प्रकार होगा। नाउ सी द मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस. The cross between two plants having one pair of opposite character is known as monohybrid cross. You are seeing here that true breeding green pod, true breeding yellow pod of Hygium sativum, that is garden pea. And in dihybrid cross, 2 pairs of opposite characters plants are being mated or crossed. Like here you are seeing that round and yellow seed, wrinkled and green seed. So here 2 pairs of opposite characters are being considered. That's why it is dihybrid cross. Now see the Mendel's law. As you know, Gregor John Mendel, father of genetics, Gregor John Mendel ने Hygium sativum के ऊपर वर्क किया और 3 लॉज दिया बच्चों: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इसको आप मेंडल फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ से भी जानते हैं. नाउ सी द लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम. यहाँ पर हम लोगों ने देखा था जो डोमिनेंट F1 जनरेशन में जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया ग्रेगर जॉन मेंडल ने, तो F1 जनरेशन यानी पहली पीढ़ी में जो डोमिनेंट कैरेक्टर था उसने रेसेसिव को सप्रेस कर दिया और खुद ही अपीयर हुआ. यहाँ देख रहे हैं बच्चों आप, प्योर रेड और प्योर व्हाइट वाले प्लांट, फ्लावर वाले प्लांट में जब क्रॉस कराया गया
तो F1 जनरेशन में हाइब्रिड रेड मिला, that is law of dominance. Means red color suppresses the white one and it appears itself in the hybrid combination, that is capital R small r in F1 generation. Now let us discuss the second law of Mendel, that is law of segregation. In law of segregation, Mendel just crossed the F1 progeny. F1 generation progeny को जब उन्होंने क्रॉस कराया तो in F2 generation, see here, in F2 generation, Mendel got the phenotypic ratio that is 3:1 and genotypic ratio that is 1:2:1. एक यहाँ पर प्योर रेड, दो हाइब्रिड रेड और एक प्योर व्हाइट मिला बच्चों. दैट्स वाई जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1 एंड फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू 3:1. This one is law of segregation. When Mendel made the cross between two F1 generation progeny, that is intercross, then in F2 generation, अब अगले जनरेशन को क्या बोलेंगे? F2 generation. And in F2 generation, characters are segregated into a fixed ratio, phenotypically 3:1 and genotypically 1:2:1. Now see the third law, that is law of independent assortment. यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से, और इसका रेशियो कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो प्लीज सी वेरी केयरफुली. In law of independent assortment, Mendel made the dihybrid cross between two plant of Pygium sativum, that is garden pea, having round and yellow seed versus wrinkled and green seed. Dihybrid cross you are saying. In F1 generation, so hybrid dominant characters were appeared. Means round suppresses wrinkled and yellow suppresses the green. That's why in F1 generation, the plant obtained having a hybrid round and yellow colored round seed and yellow colored seed. But what happened in F2 generation, children? In F2 generation, when F1 progeny were crossed between them, then in F2 generation, the characters were independently assorted, traits were independently assorted into a fixed ratio, phenotypic ratio of 9:3:3:1. तो देखिए यहाँ पर ये एक चेकर बोर्ड बनाएंगे आप. ये देखिए चार गैमेट, राउंड येलो और राउंड ग्रीन, रिंकल येलो और रिंकल्ड ग्रीन. तो चार गैमेट बनेंगे यहाँ बच्चों, राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन. और जब इसमें आप क्रॉस कराएंगे, आप इसको बना चुके हैं कई बार, आप जानते भी हैं. तो यहाँ पर जो चार रेशियो है, राउंड येलो का 9, राउंड ग्रीन का 3, रिंकल्ड येलो का 3 और रिंकल्ड ग्रीन का 1. इस तरीके से रेशियो जो मिलेगा वो 9:3:3:1 मिलेगा. एक बार इसको आप देख भी रहे हैं चेकर बोर्ड को, आप इसको बना भी चुके हैं बच्चों. 9:3:3:1 will be the phenotypic ratio of dihybrid cross. That is the law of independent assortment. Now see some another laws related to genetics which are independent incomplete dominance. इसको हम लोगों ने देखा था, कार्ल कोरेंस ने ही दिया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस को. उन्होंने मिराबिलिस जलापा यानी 4 o'clock प्लांट के रेड और व्हाइट फ्लावर वाले पौधे में जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में neither red nor white colored flower was obtained. In spite of it, a new pinkish color flower were obtained. That's why this law was said to be a law of incomplete dominance. यह एक ऐसा लॉ है बच्चों जहां पर फिनोटिपिक हो या जीनोटिपिक हो, दोनों रेशियो सेम ही आता है. ये कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ चुका है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस कौन सा ऐसा लॉ है जिसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है. ध्यान दीजिएगा बच्चों. नाउ सी अनदर फेनोमेना ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज कोडोमिनेंस. को मीन्स साथ साथ, यानी एन एलिलिक रिलेशनशिप in which the phenotype of both the alleles are expressed in heterozygote. यानी in F1 generation, in next generation, both the characters, both the traits are expressed. Best example is AB blood group, children. Here you are seeing AB. This one AB blood group containing A antigen and B antigen both. That's why it is universal receiver or recipient, because they don't have any antibodies, but they have both the antigens which are A and B, because they have the combination of alleles IA, IB. Both the alleles are dominant here. That's why this law or this factor is known as codominance, in which the allelic relationship of the phenotype of both the alleles are expressed in heterozygote. एक और फेनोमेना देख रहे हैं बच्चों आप यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज मल्टीपल एलील्स. और जानते हैं आप मल्टीपल एलील्स
जबकि कोई एक ट्रेट या एक कैरेक्टर दो से ज्यादा एलील्स के थ्रू डेजिग्नेट हो, तो इस फेनोमेना को मल्टीपल एलील्स कहते हैं बच्चों। यहाँ पर देख रहे हैं आप ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है, एबीओ ब्लड ग्रुप, यह एक दो नहीं बल्कि तीन एलील्स मिल के कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। आई ए, आई बी और स्मॉल आई या आई ओ, और ये तीनों एलील्स मिलके ह्यूमन ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर आई ए और आई बी दोनों डोमिनेंट है, जबकि स्मॉल आई जो है रिसेसिव है। और जबकि आई ए आई बी वाला एग्जांपल आपने को डोमिनेंस में देखा था, दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप। तो सी हियर द मल्टीपल एलील्स ए ब्लड ग्रुप, या तो इसका एलील होगा आई ए होमोजाइगस डोमिनेंट, और या तो होगा आई ए स्मॉल आई हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। सिमिलरली बी ब्लड ग्रुप आई बी और आई बी स्मॉल आई। ए बी ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस containing both the dominant allele which is IAIB, and O blood group is universal donor, don't have any antigens but both the antibodies are present here because it contains both the recessive alleles which are small I. Okay children, so now we have already solved the problem related to multiple alleles. Let us discuss the another phenomena, that is pleiotropism. अभी तक मल्टीपल एलील्स में हम लोगों ने देखा कि एक कैरेक्टर को डेजिग्नेट करने के लिए दो से ज्यादा एलील इन्वॉल्व थे बच्चों, और अब उसका ठीक उल्टा हम लोग प्लियोट्रॉपिज्म में देखते हैं, जबकि एक जीन है और ट्रेट 1 2 3 कई ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा होगा। देख भी रहे हैं आप, प्लियोट्रॉपिज्म इज डिफाइंड एज व्हेन वन जीन इन्फ्लुएंसेस मल्टीपल अनरिलेटेड फिनोटाइपिक ट्रेट्स। यहाँ पर मल्टीपल फिनोटाइपिक ट्रेट्स को रिलेट कर रहा होगा। मैंने दो एग्जांपल बच्चों आपको यहाँ पर दिया था, अगर आपको ध्यान हो। एक एग्जांपल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का हम लोगों ने देखा था, जिसमें एक ही जीन उसके हेयरी विंग्स के लिए भी जिम्मेदार है और उसके स्किन्स पर ब्लिस्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली इन रैट्स DW gene we have seen, the same gene is responsible for dwarfism of rat, and the same gene DW gene promotes the growth of WBC eosinophil cells inside the rat's pituitary. वही जीन चूहों के ड्वार्फिज्म के लिए भी जिम्मेदार है और चूहों के पिट्यूटरी के अंदर इस्नोफिल सेल्स जो कि WBC के प्रकार हैं, इस्नोफिल सेल्स को के डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे होते हैं बच्चों। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लियोट्रॉपिज्म बच्चों। यहाँ तक देखने के बाद बच्चों हम लोगों ने नेक्स्ट आगे हम लोगों ने म्यूटेशन को डिस्कस किया था। सो लेट अस डिस्कस अबाउट म्यूटेशन। आज चूंकि हम लोगों को पूरा ही सिलेबस 82 का कवर करना है, तो मैं स्पीड अप रहूंगा। आप मेरे साथ फुल ऑफ कंसंट्रेशन और अटेंटिविटी के साथ क्लास को अटेंड करिएगा बच्चों। नाउ सी म्यूटेशन। Mutation was first of all recognized by Hugo de Vries in 1901 in evening primrose plant, that is scientific name Oenothera lamarckiana। और आप जानते हैं बच्चों कि म्यूटेशन इज सडन एंड स्पॉन्टेनियस चेंज इन जीनोम, जीन्स में, डीएनए में, क्रोमोसोम्स में अचानक होने वाला परिवर्तन जो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेबल हो जाता है, दैट इज म्यूटेशन, एंड इट इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन आल्सो। क्योंकि म्यूटेशन होने से ही इवोल्यूशन हुआ और आपने पूरी फेरा से इकाइनोडर्मेटा तक और फिर से एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मेमेलिया और प्लांट्स के अंदर भी फंजाई, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ में हर तरीके के इवोल्यूशन को डिस्कस किया हुआ है बच्चों। ऑलरेडी हम लोग तमाम म्यूटेशन को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देख रहे हैं म्यूटेशन जिसको सडन या इंड्यूस्ड चेंज होता है, और म्यूटा जीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। Mutagenes are the substances causing mutation. There are two type mutagenes, children. One is physical and another is chemical. Examples of physical mutagenes you have seen: X-ray, gamma rays, cosmic rays, and chemical mutagenes are dimethyl ether and diethyl ether. And if we talk about the types of mutation, and that there are chromosomal mutation, अगर chromosomes में mutation होगा, chromosomes का numbering बढ़ना या घटना, जीन्स के लोकेशन का चेंज हो जाना या जीन्स का डिलीट हो जाना, या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जिसमें mRNA के ऊपर लिखे हुए कोडॉन्स में चेंजिंग आ जाती है बच्चों। तो तीन तरह के म्यूटेशन होते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, साथ साथ चलिएगा, पूरी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते जाइएगा बच्चों। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, हो सके तो अपनी नोटबुक भी साथ में रखिए। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, एज यू नो there are two kind of chromosomes, one is autosome or somatic chromosome and another is sex chromosome। अगर ऑटोसोमल म्यूटेशन होगा तो ऑटोसोम्स में जाहिर सी बात है कोई चेंजिंग होगी, और जबकि सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन में
जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स एक्स या एक्स वाई, उसमें कोई एडिशन या डिलीशन होगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों ऑटोसोमल म्यूटेशन की। लेट अस डिस्कस अबाउट ऑटोसोमल म्यूटेशन व्हिच इज डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड क्राइडुचेट और कैट क्राई सिंड्रोम। You are seeing here the Down syndrome children. Down syndrome is so called as मंगोलिज्म। इसको मंगोलिज्म कहा जाता है बच्चों। इसमें फेस मंगोलों के तरीके में हो जाता है, इसीलिए इसको मंगोलिज्म कहा जाता है। टंग प्रोट्रूडिंग टुवर्ड्स आउटसाइड, टंग बाहर की ओर निकला होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वह यह कि डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी होता है, 2n+1, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। किसमें? 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम में। और आपको यह भी पता है बच्चों यह क्यों होता है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स का सेपरेशन अगर फेल्योर हो जाता है, सही ढंग से नहीं हो पाता, तभी क्रोमोसोम्स के नंबर घटते या बढ़ते हैं। अगर बढ़ गया तो ट्राइसोमी और घट गया तो मोनोसोमी। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि डाउन सिंड्रोम में 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाता है, 2n+1 हो जाता है, जिसकी वजह से ये डाउन सिंड्रोम हो रहा है बच्चों। और अगर हम सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात करें, आपके कोर्स में तीनों ही है, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और जैकब सिंड्रोम। तो सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होगा बच्चों कि कोई न कोई एक्स या वाई क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनमें डिलीशन या एडिशन हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, तो मोनोसोमी, या अगर एक कॉपी आप आ जाता है सेक्स क्रोमोसोम का तो ट्राइसोमी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग टर्नर सिंड्रोम्स के बारे में देखेंगे, दैट इज सिक्सर्स। इनफैक्ट द जीनोटाइप इज 44+X0 because one X chromosome is being deleted from the female fetus। ध्यान देख रहे हैं आप, एक X क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है फीमेल फीटस में से, जिसके वजह से जो है ये टर्नर सिंड्रोम होता है बच्चों। तो इन दिस वे चिल्ड्रन वी हैव फिनिश्ड द म्यूटेशन आल्सो एंड नाउ कम टू स्टार्ट द अनदर important chapter of our UT2 syllabus, that is molecular basis of inheritance। My dear kids, we are discussing the syllabus of unit test 2, that is the genetics, two chapters of genetics, which are principle of inheritance and variation and molecular basis of inheritance. And one more chapter is the syllabus of UT2, that is human health and disease. So in today's class, we have to discuss all the syllabus of UT2. So come and start molecular basis of inheritance। अभी तक हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे, जहां पे हम लोग इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल को देख रहे थे। मेंडल के लॉ को देखा, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स और प्लियोट्रॉपिज्म को देखा। और इसके अलावा हम लोगों ने म्यूटेशन को भी देख लिया बच्चों कि किस तरीके से इवोल्यूशन होता है, म्यूटेशन किस तरीके से बेसिस बनता है इवोल्यूशन का। ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी हम लोगों ने देख लिया। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम लोग इनहेरिटेंस के मॉलिक्यूलर लेवल की बात करने जा रहे हैं, तो आप खुद समझिए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चूंकि आप 11th क्लास में बायोमॉलिक्यूल पढ़े हुए हैं, आपको मालूम है कि डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड भी बायोमॉलिक्यूल होते हैं। और चूंकि डीएनए ही बेसिस है इनहेरिटेंस का, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेंट्रल डोग्मा और जेनेटिक डोग्मा। एंड लेट अस स्टार्ट the molecular structure of DNA। Children, you are seeing here the molecular structure of DNA proposed by Watson and Crick। According to this structure, DNA is composed of two nucleotides which are spirally arranged। ये देखिए स्पायरली अरेंज्ड है, दो हेलिक्स है न्यूक्लियोटाइड के। आपको पता है बच्चों न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस, राइबोस शुगर और राइबोस शुगर मीन्स पेंटोस शुगर और फास्फोरिक एसिड की कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। यहाँ पर डीएनए में दो न्यूक्लियोटाइड और आरएनए में एक न्यूक्लियोटाइड दिखाई दे रहा है बच्चों। यहाँ पर डीएनए में आप जानते हैं एडेनिन थायमिन से और गुआनिन साइटोसिन से जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और जबकि आरएनए में थायमिन के प्लेस पर आ जाता है यूरेसिल। तो यह मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एंड दिस वन इज पैकेजिंग, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज योर यूनिट टेस्ट एंड हाफ ईयरली आल्सो। This one is the packaging of DNA, and here you are seeing that negatively charged DNA, ध्यान से सुनिएगा, negatively charged DNA is wrapped over the basic positive protein that is histone। यह कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन देख रहे हैं आप, यह कैसा है।
तो ध्यान से सुनिएगा, ये हिस्टोन प्रोटीन बेसिक और पॉजिटिव है, बेसिक और पॉजिटिव, जिसके ऊपर यह निगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड रहता है बच्चों। यह येलोइश कलर का आपको हिस्टोन ऑक्टामर दिखाई दे रहा है, जिसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन है, H2A, H2B, H3 एंड H4 इंटू 2, ये सब डबलेट है, मतलब कि 8, और एक ये H1 प्रोटीन अलग से दिखाई दे रहा है बच्चों, मिला के 9। तो कुल ये हिस्टोन ऑक्टामर कंटेनिंग 8 हिस्टोन प्रोटीन, and this one is H1 histone, and negatively charged DNA is wrapped over it. This one is the packaging of DNA, and this one is Chargaff's rule. यह बहुत ही important, Chargaff's rule. According to this rule, the amount of adenine is equal to amount of thymine, and the amount of guanine is equal to amount of cytosine. तो इसको किस तरीके से समझ रहे हैं आप? A is equal to T and G is equal to C, यानी प्यूरिन is equal to pyrimidine. तो आप देख ही रहे हैं इस पर इस तरीके से। अब बात करते हैं हम प्रूव करने के लिए डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव करना अपने आप में एक चैलेंज और बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है बच्चों कि टू प्रूव डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वी हैव टू जस्ट कंसीडर 3 एक्सपेरिमेंट्स बैक टू बैक। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, then every MacLeod and McCarthy experiment, and finally Hershey and Chase experiment. So children, let us start to discuss the Griffith experiment. ग्रिफिथ ने क्या किया बच्चों, देख रहे हैं आप। ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को लिया और डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन को तैयार किया, रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन। रफ नॉन कैप्सुलेटेड आर एविरुलेंट एंड स्मूथ कैप्सुलेटेड आर विरुलेंट। When he injected a virulent strain into mice, mice lived. When he injected virulent strain into mice, mice died. When he injected heat-killed smooth strain, heat-killed virulent strain into mice, mice alive. But when he injected the mixture of rough strain, that is a virulent and heat-killed virulent strain, then mice died. Because Griffith concluded that anyhow a virulent strain was transformed into virulent strain. That's why this experiment was said to be as transformation. Okay, and then every MacLeod and McCarthy tried to find out the biochemical nature of the transforming principle of Griffith's experiment. They just isolated the separately. They isolated separately DNA, RNA, and protein from the culture of R strain of Diplococcus pneumoniae. When they injected RNA, R protein into the mice, mice lives. But when they injected DNA into mice of the culture of Diplococcus pneumoniae bacteria, then mice died. Then it was proved that DNA was the transforming principle of the Griffith experiment. But finally, in 1952, Hershey and Chase proved that DNA is the genetic material because they took the bacteriophages, that is lambda virus or T2 virus. Children, you know very well that bacteriophages are the viruses which attack on the bacterial cell for their reproduction. That is a special kind of reproduction said to be as transduction. When Hershey and Chase just grew the bacteriophages in 2 special culture, one in radioactive sulfur and another in radioactive phosphorus. And when the Hershey and Chase make the transduction of bacteriophages in the same bacterial culture, then in the case of radioactive sulfur, the radioactivity was detected in supernatant, that is the proteinaceous coat, but not detected in offspring because the radioactive sulfur is the part of protein only. But in the case of radioactive phosphorus, children, radioactivity was detected in offsprings and hence proved that DNA is the genetic material because phosphorus is the part of DNA. You remember that is phosphoric acid, and since it present in DNA and it present in offsprings also, hence it proved that DNA is the genetic material. Now start central dogma. You know, central dogma is the replication, transcription, and translation. So, first of all, replication, that is semi-conservative model proposed by Watson and Crick. And for this great work, they both were awarded by Nobel Prize in 1958. बच्चों, इसको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्यों कहा जाता है?
सेमी मीन्स हाफ, कंजर्व मीन्स बचा लेना। चूंकि जब यहाँ पर रेप्लिकेशन होता है और एक पेरेंटल डीएनए से दो डॉटर डीएनए बनते हैं, तो दोनों डॉटर डीएनए में हाफ न्यूक्लियोटाइड्स पेरेंट डीएनए के कंजर्व हो जाते हैं और हाफ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होते हैं। दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज सेड टू बी एज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी हियर, replication of DNA takes place during S phase of interphase inside nucleus, and it involves three steps, which are the unbinding of DNA strand, polymerization of complementary strand, and then ligation or addition of lagging strand. So see here, first of all, the unbinding of DNA strand takes place at the site which is said to be as ORI, that is origin of replication, and it is initiated by two enzymes, you know very well, two enzymes which are DNA helicases and DNA gyrases. Children, in the second, you know that the rejoining of the uh, separated DNA strands is checked by special protein present inside the nucleoplasm, that is SSBP, that is single stranded binding protein. And through SSBP, basically SSBP checks the rejoining of the separated strand of DNA, and then in the second step here, DNA polymerase enzyme, that is commonly known as Karnberg enzyme, polymerizes the complementary strand, that is newly synthesized strand, only from 5 prime to 3 prime direction. And here, during synthesis of this strand, it is the Okazaki fragment, in fact, that is the splits fragment, discontinuous fragments, in fact. And in the third stage of replication, during addition of this Okazaki fragments or lagging strands, DNA ligase enzyme is used, and this discontinuous strands are being joined, and in this way two dotted DNA are formed. You are seeing here children, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि दो डॉटेड डीएनए बन रहा है और दोनों में हाफ ऑफ स्ट्रैंड पेरेंटल डीएनए का कंजर्व हुआ है और जबकि हाफ ऑफ स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड है। इसीलिए बच्चों इस मॉडल का नाम रखा गया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, जिसको वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो सेंट्रल डोग्मा का हम लोग पहला पड़ाव देखे, दैट इज रेप्लिकेशन। अब आप जानते हैं कि डीएनए चूंकि जेनेटिक मटेरियल है, अब हम लोगों ने प्रूव कर लिया है, और डीएनए का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वह जब आरएनए में कॉपी होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। यानी ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, एंड इट इन्वॉल्व्स थ्री स्टेप चिल्ड्रन, व्हिच आर इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। तीन स्टेप इसमें होता है बच्चों। या ऊपर आप क्या देख रहे हैं, यह ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, जो डीएनए का रीजन है जिस पर आरएनए को पॉलीमराइज होना है, आरएनए डीएनए का जो इंफॉर्मेशन आरएनए में कॉपी होना है, इस स्ट्रैंड को कहा जाता है बच्चों कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, और इस पर आरएनए पॉलीमरेज बनेगा, आरएनए पॉलीमराइज होगा। और यह आप देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, जिसके पास तीन रीजन होते हैं, प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर रीजन। जबकि यह एंजाइम जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसके पास बच्चों कुल 6 कोफैक्टर हैं, सिग्मा, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश और रो। जबकि सबसे पहले आप देख रहे हैं यह सिग्मा कोफैक्टर, जो कि यहाँ प्रमोटर रीजन से इस एंजाइम को जोड़ने का काम कर रहा है। दिस वन इज इनिशिएशन, इट मीन्स इन दिस स्टेप सिग्मा कोफैक्टर बाइंड्स डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम to the promoter region of transcriptional unit. Now see the second step, which is known as elongation. In this step, alpha, alpha dash, beta, beta dash cofactor of RNA polymerase enzyme polymerizes the RNA strand, which is the complementary to the DNA strand, coding strand, and in this way RNA is polymerized. And this one is the termination, third step, that is termination, in which a row cofactor of RNA polymerase enzyme just terminates the enzyme separately, and in this way newly synthesized RNA is formed, synthesized। यह आप ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट देख रहे हैं जिसके ऊपर आरएनए फॉर्म हुआ है बच्चों। अब हम आरएनए स्प्लाइसिंग करेंगे। आरएनए स्प्लाइसिंग इसलिए करेंगे
क्योंकि न्यूली सिंथेसाइज जो आरएनए है उसके पास एक्सॉन और इंट्रॉन यानी कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों ही सीक्वेंसेस हैं, और जबकि एमआरएनए के पास केवल कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। तो नॉन कोडिंग वाले सीक्वेंसेस की यहाँ पर एलिमिनेशन करना पड़ेगा, दैट इज वेल नोन एज आरएनए स्प्लाइसिंग। ओके, यू आर सीइंग हियर द आरएनए स्प्लाइसिंग चिल्ड्रन। जो आरएनए यहाँ पर बना इसको बोलते हैं एचएनआरएनए। एचएनआरएनए बोले तो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। First step of RNA splicing is capping, in which methyl guanosine triphosphate is added at the 5' end of the hnRNA, and then second step is tailing, in which 100 to 200 polyadenylate residue are being added at 3' end of hnRNA. In this way, after capping and tailing, introns are being removed. देख रहे हैं आप, introns remove हो जाएंगे, and finally mRNA is being formed having only exon and exon, which are coding sequences, children. So in this way we have seen two important aspects of genetic dogma, which are which are basically replication and transcription, and also we have proved DNA as the genetic material. अब जबकि mRNA बन गया है तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगला टॉपिक आपका दिया हुआ है कोडॉन्स, जेनेटिक कोड। क्योंकि आप जानते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर अब कोडॉन्स लिखे होंगे बच्चों, कोड लिखे होंगे, क्योंकि ट्रिपलेट होता है नाइट्रोजनस बेसिस का। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर, दिस वन इज जेनेटिक कोड। Children, you are knowing very well that in human genome there are 64 codons. ह्यूमन जीनोम में 64 कोडॉन्स होते हैं। जॉर्ज गैमू ने बताया था 4 into 4 into 4 64 कोडॉन्स, और जिसमें से ये 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, जबकि 61 कोडिंग होते हैं बेसिकली, जो किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं। जबकि AUG स्टार्ट कोडॉन होता है बच्चों, मेथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। जानते रहिए, MCQ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। AUG आज हम लोग स्पेशली कल की तैयारी कर रहे हैं, कल के यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए पूरा कंसंट्रेशन बना के समझिएगा चीजों को। AUG is the first codon or start codon coding for methionine amino acid, whereas UA, UAA, UGA, UGA and UAG, UAG are the nonsense or terminating or stop codon, because they do not code for any amino acid. They stop the protein synthesis, translation. That's why they are said to be as stop codon or terminating codon, children. And now see the genetic code. जेनेटिक कोड हम लोग जानते हैं कि कुल 64 कोडॉन्स के जेनेटिक कोड होते हैं, हम लोगों ने बना रखा है पूरा। जानते भी हैं कि 3 नॉनसेंस या मिससेंस कोडॉन है। और अब इसके बाद एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में चल रहा हूँ बच्चों। अगली हेडिंग आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। इसको क्लोव स्लीव मॉडल कहा जाता है। कई बार क्लोव स्लीव मॉडल के नाम से भी पूछता है, क्योंकि ये लॉन्ग जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको क्लोव मॉडल या क्लोव स्लीव मॉडल भी बोलते हैं बच्चों। टीआरएनए के स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक कोडिंग, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये आपका एंटीकोडॉन लूप फॉर्म है। एंटीकोडॉन लूप जिसके पास 3 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, जो कि कंप्लीमेंट्री हैं पर्टिकुलर कोडॉन के, इसीलिए सबसे ज्यादा टीआरएनए होते हैं सेल के अंदर 85%, बिकॉज दे हैव टू रिकॉग्नाइज द कोडॉन एंड ऑन दिस अमीनो एसिड टर्मिनल पर्टिकुलर अमीनो एसिड इज बीइंग एडेड, सिंथेसाइज्ड, एंड इन दिस वे प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। So children, here see the codon recognition. किस तरीके से कोडॉन को रिकॉग्नाइज करते हैं टीआरएनए। जैसे कोडॉन आप जानते हैं कि ट्रिपलेट है नाइट्रोजनस बेसिस के, तो टीआरएनए का जो एंटीकोडॉन लूप है उसके पास भी 3 कंप्लीमेंट्री ही नाइट्रोजनस बेसिस हैं, और उसी से जाके ये बाइंड कर जाएंगे, जिसकी वजह से पर्टिकुलर अमीनो एसिड टर्मिनल पर जाकर जुड़ जाएगा बच्चों। तो दिस वन इज ट्रांसलेशन। So here you are seeing, children, all the genetic dogma collectively, that is replication, transcription and translation. Replication DNA से DNA का बनना, ट्रांसक्रिप्शन DNA का जेनेटिक इंफॉर्मेशन RNA में कॉपी होना, और फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होना, that is translation. The whole process is said to be as genetic dogma or central dogma. यहाँ एक चीज और आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, RNA से DNA का बनना,
दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले वायरसेस में होता है, लाइक कोरोना वायरस, पोलियो वायरस, कैंसर ऑन्कोजेनिक वायरस एंड एचआईवी एड्स वायरस। इनके पास रेट्रो वायरस होते हैं ये, इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और एक एंजाइम होता है बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसकी मदद से ये अपने आरएनए को डीएनए में बदल लेते हैं। और डीएनए आप जानते हैं जेनेटिक मटेरियल है, या ओआरआई इसके पास होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसके थ्रू ये मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सेंट्रल डोग्मा, दैट इज रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। नाउ सी हियर द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एमआरएनए के ऊपर जो ये कोड लिखे हुए हैं आपको पता ही है, इसमें अगर कोई भी तीन नाइट्रोजनस बेसिस के ऐड हो जाने से या डिलीट हो जाने से एमआरएनए का फ्रेम अगर चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर एडिंग होने से चेंज हुआ है तो बोलते हैं एडिशनल फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और अगर डिलीशन होने से हुआ है तो बोलते हैं डिलीशनल फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एग्जाम्पल देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, जैसे ही फ्रेम बदलेगा अमीनो एसिड्स बदल जाएंगे क्योंकि कोडान बदल गया। बिकॉज यू हैव टू understand this thing that codons are very specific and unambiguous. Okay, so frame shift mutation are of two types, which are deletion and insertion. I have already explained this thing. Now see here the translation. किस तरीके से ट्रांसलेशन हो रहा होता है यहाँ देख रहे हैं बच्चों आप। राइबोसोम्स का स्मॉलर सब यूनिट अप्रोच करता है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने लिया है यहाँ पर। राइबोसोम्स का स्मॉलर सब यूनिट अप्रोच करता है एमआरएनए की तरफ और एमआरएनए को इनकाउंटर कर लेता है, जिसके बाद ये टीआरएनए अपने एंटीकोडॉन लूप की मदद से पर्टिकुलर कोडॉन को पढ़ते हैं। देखिए एक एग्जांपल यहाँ दिखाई दे रहा है, ए एडेनिन 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 पढ़ने वाला टीआरएनए, इसका एंटीकोडॉन लूप देखिए यूरासिल यूरासिल यूरासिल। दूसरा देखिए गुआनिन एडेनिन यूरासिल, इसको पढ़ने वाला देखिए साइटोसिन यूरासिल एडेनिन। क्योंकि आपको पता है कि यूरासिल हमेशा एडेनिन से जुड़ेगा और साइटोसिन हमेशा गुआनिन से जुड़ेगा। तो इस तरीके से यह कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेसिस पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है बच्चों। और आप देख रहे हैं ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, फिनाइल एलेनिन, बारी बारी से एक एक अमीनो एसिड जुड़ते चले जा रहे हैं। एंड वी नो वेरी वेल दैट प्रोटीन इज द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 5000 और मोर देन 5000। तो इस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जहां पर अमीनो एसिड इस तरीके से जुड़ते चले जाते हैं बच्चों। एज यू नो दैट अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। चूंकि अमीनो एसिड बच्चों बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के, तो बारी बारी से एक अमीनो एसिड इस तरीके से जुड़ता चला जाता है। और इन दिस वे वी हैव फिनिश द सेंट्रल डोग्मा ओनली। अभी हम लोगों ने सेंट्रल डोग्मा देखा, जेनेटिक डोग्मा। आराम आराम से समझते चले जाइए, मैं एक एक करके पूरे पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ लाइन बाय लाइन। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखेंगे बच्चों। एज यू नो दैट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज एक्सप्लेन्ड बाय डॉक्टर एलेक्स जेफरी। एलेक्स जेफरी ने इसको ढूंढा था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने के लिए हमें यह ध्यान देना होगा कि डीएनए एक स्पीशीज के सभी इंडिविजुअल्स का 99.9% सेम रहता है बच्चों, केवल 0.1% डिफर होता है। और उस डिफरेंट वाले रीजन को बोलते हैं बीएनटीआर, दैट इज रेपिटेटिव डीएनए। रेपिटेटिव डीएनए इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर बेस का कंपोजिशन जो होता है वह कई बार रिपीट होता है, जो कि सबके अंदर चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हम सभी के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म क्रिएट हो जाता है। एंड दैट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग व्हिच वाज एक्सप्लेन्ड बाय डॉक्टर एलेक्स जेफरी। And in the process of DNA fingerprinting, first of all, isolation of DNA, then separation of DNA fragments by electrophoresis, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप जानते हैं बच्चों, एग्रोज जेल को यूज करके। और फिर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, बीएनटीआर प्रोब को मिलाते हैं। पीछे आपने देखा भी होगा, यहाँ देखिए, ये देखिए हम लोग यहाँ पर प्रोब को हाइब्रिडाइज करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज पेपर या नाइलॉन पेपर पर मैचिंग करते हैं। किस तरीके से यहाँ पर क्राइम सीन वाले डीएनए को मैच किया जा रहा है दो सस्पेक्टेड लोगों के डीएनए से, ए और बी के डीएनए से। और देखिए यहाँ पर 100% प्रूफ हो जाता है कि कल्पिट इज बी, क्योंकि बी का जो डीएनए के बैंड्स हैं वह क्राइम सीन से मिले हुए डीएनए के बैंड से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। और इस वजह से डीएनए को पैटेंटी टेस्ट के केसेस में भी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो नाउ लेट अस
डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यह बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों, इसमें कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 5-5 नंबर के कई क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए, और एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। बच्चों, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट. It was started in 1990, and it was the project of 13 years and finished in 2003. In fact, indirectly it is going on, but SGP project which was started by US Department of Energy and National Institute of Health. ध्यान दीजिएगा, US Department of Energy and National Institute of Health ने इसको स्टार्ट किया था, एंड देन इट वाज फर्स्टली वेलकम्ड बाय यूनाइटेड किंगडम and then supported by Germany, France, China, and another countries. So, Human Genome Project was the mega project. Why it was called as mega project, children? Because its goal or objective was very high. According to its goal or objective, actually, its objective were number one, to identify all the nitrogenous base pair present in human genome. That is 3 into 10 to power 9 nitrogenous base pair. Then second one, to identify all the genes, nearly 25,000 to 30,000 genes present in DNA and their location and function. Third one, to store this knowledge in database. Fourth one, to improve tools for the analysis, such data analysis, such a huge data analysis, children. Suppose that. And number five is transfer this knowledge to other sectors such as industries. तो यह ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के वो थे, गोल्स थे बच्चों, आइडियोलॉजीज थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई थे। स्टिल आप समझ सकते हैं कि 30,000 जीन्स में से 50% जीन्स के फंक्शन अभी तक खोजे नहीं गए हैं, तो स्टिल इट हैज टू बी डिस्कवर्ड। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपने देखा क्यों इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता था। एंड लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस ऑफ UT2, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पूरा पूरा रिवाइज कर लेने के बाद अब हम लोग आ गए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज very big and very important chapter for your UT2 as well as for your board exam, because in 12th class human health and disease chapter comprises so many important diseases, their symptoms, their treatment, and life cycle of malaria, parasite, cancer, AIDS, so many drug abuses. So this one is very very important chapter, children. Let us see the health definition of the health. As you know that according to WHO, health is the physical, mental, social, and spiritual well-being state of a person, and basically WHO definition of health: a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely absence of disease or infirmity. अब फोर्थ डायमेंशन इज स्पिरिचुअल। ध्यान दीजिए, मैंने बताया भी आपको कि WHO ने बाद में यहाँ पर स्पिरिचुअल भी ऐड कर दिया। इस तरीके से फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग स्टेट ऑफ अ पर्सन is known as health according to WHO. And what is disease? Disease is any malfunctioning in body or body parts which disturbs the physiology of body. Okay, any abnormal condition that negatively affects the structure or function of part of or any body part of body. Okay, that is disease. Disease जो है कई तरीके के होते हैं बच्चों, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, एक्यूट, क्रोनिक, फोमाइट। तो हम लोग इसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज वह डिजीज होते हैं which can be spread from disease person to healthy one, such as corona, अभी आप देख रहे हैं COVID-19, so many such diseases you have seen which can be communicated, AIDS also. But infectious disease are the disease infectious disease that caused by infectious agent। तो यहाँ पर एक फर्क जरूर है कि कम्युनिकेबल तो है ही, और इन्फेक्शियस के लिए कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स भी होते हैं। जबकि अगर कोई एजेंट्स ना हो, अगर हैंडकरचीफ से, टॉवेल से, या दरवाजे खिड़कियों के हैंडल से, या किसी बर्तन यूटेंसिल से डिजीज फैलता है बच्चों, तो सच डिजीजेज आर सेड टू बी एज फोमाइट डिजीज। उसको फोमाइट डिजीज कहा जाता है। नाउ सी द एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज। This classification has been done on the basis of duration and effect on body. Time duration and effect on body. In acute disease, the disease are a short term के लिए होगा, थोड़े समय के लिए होगा, and it is not fatal.
और जबकि क्रोनिक डिजीज लंबे समय के लिए होगा और फेटल भी होगा। एक्यूट डिजीज सच एज फीवर, कॉमन कोल्ड, जबकि एड्स, कैंसर, दीज आर द क्रोनिक डिजीजेज. So infectious, non-infectious we have already discussed. Now let us discuss the symptoms and signs of each and every disorders given in our syllabus. But मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा फॉलो कर रहा हूँ बच्चों. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जैसे टाइफाइड नंबर 1 पर दिया है, तो टाइफाइड को हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे. देख रहे हैं आप टाइफाइड. टाइफाइड इज काज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी. सैल्मोनेला टाइफी से होता है, बैक्टीरिया है यह. इट इज फूड बॉर्न डिजीज या फूड बॉर्न डिजीज है बच्चों. और सिम्टम्स इसके एब्डोमिनल पेन, हेडेक, प्रोलॉन्ग्ड फीवर, ओके, अप टू 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस. फ़ारेनहाइट में देखेंगे आप तो 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का फीवर. ओके, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी लगेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, और स्टमक पेन मैंने बताया, स्टमक में पेन भी होगा, और समटाइम डायरिया, डायरिया भी हो सकता है टाइफाइड की केस में. दैट इज सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया दैट काजेज टाइफाइड. इंग्लैंड की एक कुक थी बच्चों, उनका नाम था मैरी मेलन. उनको टाइफाइड था एंड शी वाज प्रोफेशनल कुक. शी स्प्रेड टाइफाइड टू थाउजेंड्स पीपल. दैट्स व्हाई शी जस्ट निकनेम्ड दैट मेलन मेरी टू टाइफाइड मेरी. उनका नाम मेलन मेरी से क्या कर दिया गया, टाइफाइड मेरी. तो यह टाइफाइड का आपने सिम्टम्स देखा. एंड नाउ सी द मलेरिया, one of the very important disease, very important topic. It contains 5 marks in board exam. Actually मलेरिया पैरासाइट का लाइफ साइकिल हम लोग 5 मार्क्स में पढ़ते हैं. तो मलेरिया आप जानते हैं यह प्लाज्मोडियम से होता है. एक प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, इसकी 4 जातियां होती हैं बच्चों. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओबेल. और प्लाज्मोडियम को फैलाता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. तो देख रहे हैं आप यहाँ पर प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट, 4 जातियां मैंने बताया आपको, वाइवेक्स, ओबेल, मलेरी और फैल्सीपेरम. जिसमें से फैल्सीपेरम का इंक्यूबेशन पीरियड सबसे कम 24 आवर है, इसीलिए इस सबसे खतरनाक माना जाता है, मोस्ट डेंजरस स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम. नाउ सी द लाइफ साइकिल. Actually, Plasmodium performs sexual life cycle in mosquito and asexual life cycle in man. The infectious stage is sporozoite. कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है बच्चों, इन्फेक्शियस स्टेज स्पोरोजोइट. और स्पोरोजोइट हमारे ब्लड में आने के बाद हाफ एन आवर में यह लीवर सेल में पहुंच जाता है, और लीवर सेल में जाने के बाद यह मल्टीपल फिजन करता है. यहाँ पर देखिए, यह बहुत ही क्लियर कट आपको समझ में आएगा. लिवर सेल में यह मल्टीपल फिजन करता है, क्रिप्टोमीरोजोइट्स बनाता है, लिवर सेल बर्स्ट करते हैं, और यह पहुंच जाता है आरबीसी के अंदर. आरबीसी के अंदर इसको ट्रोफोजोइट कहा जाता है बच्चों. और आरबीसी के अंदर ये डिफरेंट स्टेजेस करके इस गैमेटोजेनेसिस करता है. उससे पहले यह मल्टीपल फिजन करता है आरबीसी के अंदर, जिससे आरबीसी बर्स्ट कर जाते हैं. और उसी समय हमें कोल्ड स्टेज, पहले शिवरिंग होती है, कपकपी लगती है, और फिर हॉट स्टेज आता है, हमें बुखार चढ़ता है, और फिर कोल्ड स्टेज आता है जिसमें अत्यधिक पसीना और कमजोरी होती है. दैट आर द सिम्टम्स विच आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इन फैक्ट. और इसी समय जो लिबरेटेड स्पोर्स हैं वो कुछ गैमेटोजेनेसिस करते हैं, और मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट बनाते हैं. मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ऐसे डिजीज पर्सन को दोबारा काटती है, इसकी वजह से यह गैमेटोसाइट फीमेल एनाफिलीज के एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच जाते हैं, जहां पे इन गैमेटोसाइट्स का फ्यूजन होता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिससे फिर से स्पोरोजोइट बन जाते हैं, और हमारे अंदर मॉस्किटो के काटने पर स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस एजेंट के रूप में अंदर आ जाते हैं बच्चों. So this one is the life cycle of malaria parasite you are seeing. And see the prevention and control. We should not let the collect water nearby our houses. We should use mosquito net repellent, mosquito coils. Okay, these are the prevention and control. And then after malaria, we have to see another diseases which are given in our syllabus, children. तो मलेरिया तक तो हम लोगों ने देख लिया. अब मलेरिया के आगे बढ़ते हैं. अब अगला नंबर आता है डिसेंट्री का. ध्यान दीजिएगा बच्चों, डिसेंट्री. अब हम लोग डिसेंट्री पर आ गए मलेरिया के बाद. डिसेंट्री, और जानते हैं आप, डिसेंट्री इज काज्ड बाय प्रोटोजोवन एंड अमीवा हिस्टोलिटिका. इट इज फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज इन फैक्ट, एंड अमीवा हिस्टोलिटिका causes dysentery in which abdomen pain, stomach cramp, severe diarrhea with mucus or blood with fecal material is being released. That is loose motion. Okay, and dysentery is caused by Entamoeba histolytica.
देखिए सीवियर सिम्टम्स क्या होंगे इसके? एब्डोमिनल टेंडरनेस, ब्लडी स्टूल्स, फीवर और वोमिटिंग होगा इसमें बच्चों। इसको अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस भी कहा जाता है। Now start. Another very important question of 5 marks, that is AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, यानी इम्यूनिटी पावर को इकट्ठा करने में कमी से होने वाला डिजीज जो कि एचआईवी वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से बच्चों। और आप जानते हैं कि एचआईवी 4 तरीके से फैलता है: फ्रॉम इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फ्रॉम इन्फेक्टेड नीडल सिरिंजेज एंड ब्लेड, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी एंड फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन। यहाँ पर आप नाको भी देख रहे हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत सरकार का उपक्रम है, एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एंड रेड रिबन इज द सिंबल ऑफ नाको यू आर सीइंग हियर। Okay, children, and 1st December is celebrated as World AIDS Day to just make aware the peoples. HIV AIDS, HIV, human immunodeficiency virus. It is also known as HTLV. इसको HTLV भी कहा जाता है बच्चों, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस को, क्योंकि यह टी लिम्फोसाइट्स को खा जाता है, टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून पावर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। क्योंकि आपको पता है कि टी लिम्फोसाइट्स ही रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजेंस को, इसीलिए एड्स होने पे तुरंत व्यक्ति नहीं मर जाता है, बल्कि धीरे धीरे उसका इम्यून पावर कमजोर होने लगता है। इसीलिए इस बीमारी का नाम रखा गया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके चिल्ड्रन, लेट अस डिस्कस द न्यू टॉपिक कैंसर। चूंकि देखिए बच्चों सिलेबस ज्यादा है, मैं लगातार आपको इसीलिए पढ़ाता जा रहा हूँ, पूरे ही सिलेबस को आज पढ़ाना है, रिवाइज करवाना है, क्योंकि कल आपका यूटी 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आज पूरे ही सिलेबस को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। आप इसी तरह से कंसंट्रेशन बनाए रखिए। और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैंसर। प्यारे बच्चों, कैंसर दैट इज सेप्सिस। सेप्सिस मीन्स सड़ना। कैंसर का मतलब अनकंट्रोल्ड और अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाना हमारे बॉडी की किसी भी सेल में, और यह हो सकता है कई कारणों से। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। Cancer is a group of disease involving abnormal cell growth with the potential to invade or spread to other parts of the body. एबनॉर्मल ग्रोथ तो होगा ही किसी सेल में, और वह दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड कर जाएगा, मेटास्टेसिस हो जाएगा, और जिसकी वजह से यह फेटल या जानलेवा हो जाता है। द सब्सटेंसेस कॉजिंग कैंसर आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस। जिन भी चीजों से कैंसर होता है उसे कार्सिनोजेंस कहते हैं बच्चों, सच एज सर्टेन मॉलिक्यूल्स इन टोबैको स्मोक्स। टोबैको स्मोक से भी कैंसर होता है। एक कांस्टेंट इरिटेशन, बेसिकली जब हम कांस्टेंटली इरिटेट करते हैं बॉडी की किसी भी पार्ट को, तब हमें कैंसर होता है। लाइक constant use of kangdi in Jammu Kashmir leads abdomen cancer. Tobacco chewing and cigarette smoking leads lung cancer and mouth cancer. Okay, and similarly, the oncogenic viruses, the viruses causing cancer are said to be as oncogenic viruses which cause cancer, and the substances causing cancer are said to be as carcinogens. Okay, children, एक्सरे से या जो है कॉस्मिक रेज वगैरह से भी कैंसर हो सकता है। तो कैंसर के बहुत से प्रकार हैं, नाना प्रकार से कैंसर हो सकता है बच्चों, जिसमें हमारे बॉडी की किसी भी सेल में अनकंट्रोल्ड और अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाएगा, और अगर मेटास्टेसिया हो गया, मेटास्टेसिस, तब यह स्प्रेड करने लगेगा सराउंडिंग टिश्यू में, दैट विल बी डेंजरस। अगर डब्ल्यूबीसी के नंबर बढ़ने लगे, दैट विल लीड ल्यूकीमिया, तो ल्यूकीमिया हो जाएगा, दैट इज ब्लड कैंसर, उसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने तमाम कैंसर के काजेस देखा, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, सभी को कार्सिनोजेंस कहते हैं। एक्स रेज, गामा रेज, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट, ये डीएनए को डैमेज भी कर सकते हैं, जिससे न्यू प्लास्टिक फॉर्मेशन हो जाता है, कैंसरस फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, और वायरल डिजीज, कुछ वायरल डिजीज की बात भी हम लोगों ने यहाँ किया था, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ओके, बेरियोला वायरस और बेरिसेला वायरस से, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा वायरस, मीजल, पम्प्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए एंड बी, अर्ब्स एंड कोल्ड सोर्स, गले में खराश, पोलियो माइलिटस इन्फेक्ट बाय पोलियो वायरस, रेबीज through rabies virus, Ebola, Hanta, and now you are seeing the coronavirus. These are the viral diseases which are fatal also and cannot be treated through the antibiotics.
ये एंटीबायोटिक्स के थ्रू ट्रीट नहीं किया जा सकता है बच्चों। इन दिस वे वी हैव सीन सो मेनी डिजीजेज, कैंसर, एड्स वी हैव डिस्कस्ड, एंड लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट disease, that is pneumonia. Pneumonia. Pneumonia that is caused by Diplococcus pneumoniae, Streptococcus pneumoniae और Haemophilus influenzae बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज या फिर लंग का डिसऑर्डर है बच्चों, लेकिन इसमें नेजल कंजेशन नहीं होता है बल्कि लंग्स के एल्विलाई में वाटरी फ्लूइड भर जाता है। ओके, निमोनिया इज एन एबनॉर्मल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लंग्स। इट इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड एज इंक्लूडिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरेन्काइमा ऑफ द लंग, ओके, दैट इज एल्विलाई, और एल्वियोलर मेम्ब्रेन में वाटरी फ्लूइड भर जाता है, ध्यान दीजिएगा ये। इसकी वजह से इट लीड्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। निमोनिया इज डिफाइंड एज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा caused by an living infectious agent, that is Haemophilus influenzae या Diplococcus pneumoniae या Streptococcus pneumoniae। और जबकि निमोनाइटिस भी कभी कभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछते हैं, तो निमोनाइटिस जो होता है यह भी लंग्स के पेरेन्काइमा में ही इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन यह नॉन लिविंग एजेंट्स के थ्रू होता है बच्चों, लाइक केमिकल निमोनाइटिस या रेडिएशन वगैरह के थ्रू, जब एनर्जी होती है तब। अब एक बीमारी आप एस्केरिस से होने वाली देख रहे हैं, दैट इज एस्केरियासिस। एस्केरिस पूरा नाम एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस। इनके सिस्ट छोटे बच्चों में ज्यादा पहुंच जाते हैं मिट्टी में खेलने वगैरह से और मुंह में हाथ डाल लेने से, क्योंकि वो हेल्थ और हाइजीन के प्रति उतने कॉशियस नहीं होते हैं हमारे आपकी तरह, लेकिन फिर भी यह बड़े लोगों में भी पहुंच सकता है। अगर हम बाहर खाना खा रहे हो या बिना धुली हुई सब्जी का खाना खा रहे हो तो एस्केरिस हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी पहुंच सकता है और यह पचे पकाए भोजन को खा जाता है, दैट इज सेड टू बी एज एस्केरियासिस। ओके, देख रहे हैं आप यहाँ पर राउंड वर्म, एस्केरिस को राउंड वर्म कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में हमेशा बन जाता है रहता है, इसीलिए इसको राउंड वर्म का मल्ली कहा जाता है। फाइलम का नाम ही है एस्केलमेंथिस यानी राउंड वर्म। ओके, इसी परिवार का एक और मेंबर देख रहे हैं आप, खतरनाक मेंबर बुचरेरिया बैंक्राफ्टी, जिससे एलिफेंटियासिस होता है बच्चों, हिल पांव या हाथी पांव। या बुचरेरिया बैंक्राफ्टी हमारे लोअर लिम्स यानी पैरों के लिम्फ नोड का पैरासाइट है और यह लिम्फ नोड के अंदर ही रहता है, जिसकी वजह से लिम्फ नोड स्वेल्स अप, फूल जाते हैं और पैरों के स्किन काफी थिकर हो जाते हैं, एलिफेंट के जैसे दिखाई देने लगते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फील पांव या हाथी पांव, दैट इज फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस। देख रहे हैं आप यहाँ पर पैरों के स्किन बहुत ही थिकर और लिम्फ नोड फूले हुए, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है फाइलेरियासिस। और जबकि अब आप कॉमन कोल्ड देख रहे हैं जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस से हो रहा है। कॉमन कोल्ड और निमोनिया में यही अंतर है बच्चों कि कॉमन कोल्ड में नेजल कंजेशन होगा, नोज रनिंग होगा, और जबकि निमोनिया में नेजल कंजेशन या नोज रनिंग नहीं होगा, जबकि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा ड्यू टू द एल्विलाई और एल्वियोलर सैक गेट फिल्ड विद द वाटरी फ्लूइड। तो यहाँ पर देखिए सिम्टम्स कॉमन कोल्ड के, कफ, सोर थ्रोट, फीवर, हेडेक और रनिंग नोज, इसके सिम्टम्स हैं कॉमन कोल्ड के बच्चों। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इम्यूनिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्यूनिटी। अब हम इम्यूनिटी की बातें करेंगे। द कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज काजिंग एजेंट इज नोन एज इम्यूनिटी। जानते हैं आप, डिजीज काजिंग एजेंट, पैथोजेंस या एंटीजेन से लड़ने की जो कैपेसिटी हमारे बॉडी की है, दैट इज इम्यूनिटी। एंड इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, दैट इज इनेट और एक्वायर्ड। एक इनेट और दूसरा एक्वायर्ड। जो हमारे बॉडी में सिंस बर्थ है उसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, और जबकि जो हम एक्सटर्नल सोर्सेज से एक्वायर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके बच्चों, और इनेट इम्यूनिटी के 4 प्रकार होते हैं, देख रहे हैं आप, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन या इंटरफेरॉन। फिजिकल लाइक नेजल हेयर्स, लाइक स्किन, लाइक म्यूकस लाइनिंग। Physiological, such as tears in eyes, HCl in stomach, and saliva in mouth. Cellular, all the WBCs are the example of cellular immunity. And cytokine, that is the special immunity said to be as interferon, that is special protein secreted by viruses affected cells and which prevent the surrounding tissue from the further viral infection. ये वायरस इफेक्टेड सेल्स ही सिक्रीट करते हैं बच्चों इंटरफेरॉन को, लेकिन यह सराउंडिंग टिश्यू को फर्दर वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है। यह चारों फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन या इंटरफेरॉन हमारे पास सिंस बर्थ होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एज innate immunity, and the immunity which we acquired through the external sources, out sources,
are said to be as acquired immunity or adapted immunity. It is of two type, active and passive. Active immunity is slow and passive immunity is fast. Okay children, and this one is the structure of antibody. You are seeing children, antibody. एंटीबॉडी जानते हैं आप, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। इम्यून सिस्टम का मैकेनिज्म आपने पढ़ा हुआ है, यह स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको H2L2 कहा जाता है, क्योंकि दो हैवी चेन और दो लाइट चेन इसमें रहेंगे, इसीलिए इसको H2L2 बोलते हैं बच्चों। इसमें दोनों हैवी और दोनों लाइट चेन डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़े होंगे, और जबकि एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होंगे, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जहां से ये काउंटरैक्ट करेगा एंटीजेंस को, और एन टर्मिनल और सी टर्मिनल या पेप्टाइड चेन को दर्शा रहे हैं, यह अमीनो टर्मिनल और यह कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल को दर्शा रहा है बच्चों, क्योंकि ये 4 पेप्टाइड चेन है। यह प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। एंड दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी बच्चों हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसको H2L2 कहा जाता है। ओके, now see the human immune system, that is innate and acquired. Innate since birth and acquired that we adapt through the external sources. यहाँ पर देखिए टी लिम्फोसाइट्स के अलग अलग टाइप में दिखा रहा हूँ, किस तरीके से टी लिम्फोसाइट्स या हेल्पर सेल्स पहचानने का काम करते हैं, या मैक्रोफाजेज को ट्रांसफर करते हैं जो फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, और यह टी किलर सेल्स होते हैं, या परफोरिन टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं बच्चों। तो ये देखिए इम्यूनिटी इनेट और एडाप्टिव में भी हम लोगों ने देखा था, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, पैसिव और एक्टिव दोनों ही होंगे। अगर मैटरनल मिल्क की बात करें तो वह भी पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यह इम्यूनिटी के प्रकार आपने देखा, एक्टिव और पैसिव। ओके, एक्टिव और पैसिव। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट लिम्फोइड ऑर्गन्स। अगर हम लिम्फोइड ऑर्गन्स को देखें बच्चों, तो lymphoid organs and major parts of lymphatic vessels. Primary lymphoid organs are bone marrow and thymus. Primary lymphoid organs कौन होते हैं? bone marrow और thymus, जहां पर कि B और T lymphocytes बनते हैं। bone marrow में B lymphocytes और thymus में T lymphocytes। जबकि secondary lymphoid organs जो होते हैं, lymph node और malt, spleen और Peyer's patches of large intestine and appendix. Malt that is mucosa associated lymphoid tissue, यह सब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यू में बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं बच्चों, लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। देख भी रहे हैं आप, ऊपर से नीचे मैंने सभी लिम्फोइड ऑर्गन्स को यहाँ दिखाने की भी कोशिश की है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, बोन मेरो एंड thymus are the primary lymphoid organs, and this lymph node, spleen, Peyer's patches of appendix and lymph nodes are the secondary lymphoid organs. Pathogens. Children, disease causing agents are said to be as pathogens, which are viruses, bacteria, protozoa, fungi and worms. All pathogens, in biology, a pathogen in the oldest and broadest sense is anything that can produce disease. जो भी डिजीज कॉजिंग एजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। और अगर पैथोजेंस के पाथ को देखें तो यहाँ पैथोजेंस कंडक्टिव एनवायरनमेंट के थ्रू ससेप्टेबल होस्ट तक पहुंच जाते हैं और डिजीज काज करते हैं। देख रहे हैं आप किस तरीके से पैथोजेंस, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट एंड ससेप्टेबल होस्ट and causing disease. This one is the path of pathogens, and the branch of science which deals about pathogen is known as pathology. Pathology के अंतर्गत हम पैथोजेंस की स्टडी करते हैं बच्चों। Let us discuss one more important topic, that is allergy. अब हम एलर्जी की बात करेंगे बच्चों। एलर्जी that is the exaggerated response of our immune system towards certain substances, and such substances are said to be as allergens. जैसे कि pollen grain हो गया, और एनिमल डेंडर्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, यह एलर्जेंस होते हैं, जिससे हमें स्नीजिंग, कफिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज यह सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के, क्योंकि हमारे जो मास्ट सेल होते हैं वह सीरोटोनिन और हिस्टामिन सिक्रीट करने लगते हैं। याद रखिएगा, इसीलिए जो एलर्जी की दवा होती है उसका कॉम्बिनेशन एंटी हिस्टामिन और एंटी सीरोटोनिन होता है। एलर्जी देख रहे हैं आप, स्नीजिंग, कफिंग, रैशेस ऑन स्किन, दीज आर द सिम्टम्स। एंड नाउ डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑटोइम्यून डिजीज। समटाइम्स autoimmune disease, such condition arising from the abnormal immune response to a normal body part. Our immune system attacks on our body organ or body parts, and this is known as autoimmune disease, such as rheumatoid arthritis. That is the example of autoimmune disease, children.
that is rheumatoid arthritis. In this way, we have just discussed the uh, diseases and their symptoms, causing agents, and their treatments and life cycle, and also elaborated AIDS, cancer, and malaria. Now we have arrived on the last section of this chapter, that is drugs and alcohol abuse. Children, drugs basically मेडिसिन होते हैं, लेकिन इनको हम अगर अदर देन मेडिसिनल पर्पज यूज करते हैं, टॉक्सिकेशन के लिए यूज करते हैं, तो दैट इज सेड टू बी एज ड्रग एब्यूज। ध्यान से देखिए, द इंटेक ऑफ ड्रग्स फॉर अ पर्पज अदर देन देयर नॉर्मल क्लिनिकल यूज in an amount and frequency that impairs one's physical, physiological and psychological function is constitutes drug abuse। देख रहे हैं आप, ये ड्रग एब्यूज बच्चों, और हमें ड्रग एब्यूज में तीन के बारे में पढ़ना है बेसिकली, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स और कोकीन। लाइन से हम लोग देखते जा रहे हैं। पहले ओपियोइड्स, पहला नंबर ओपियोइड्स का है। इसको कॉमनली मॉर्फिन, हीरोइन या स्मैक भी कहा जाता है, या पॉपी प्लांट के लेटेक्स से ऑब्टेन होता है, साइंटिफिक नेम पापावर सोमनिफेरम। यह डिप्रेसेंट का काम करता है, इट स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन एंड इट जनरली टेकन बाय स्मोकिंग एंड इंजेक्शन। आपको पता है ड्रग्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें लिखनी होती है, किस प्लांट से यह ऑब्टेन होता है, कॉमन नेम, कैसे लिया जाता है, बॉडी के ऊपर इसका फंक्शन क्या है, ये तमाम चीजें हमें ड्रग्स के बारे में बतानी होती है। यहाँ पर देखिए, ऑपियम के लिए हम बता रहे हैं कि ऑपियम के रिसेप्टर्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है, और यह लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट दैट इज पापावर सोमनिफेरम से ऑब्टेन होता है। हीरोइन या स्मैक कहा जाता है, जो कि मार्फिन के एसिटिलेशन से बनाया जाता है। इसको बच्चों ब्राउन शुगर भी कहा जाता है। इट स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन, इसीलिए ये डिप्रेसेंट का काम करता है, जबकि इसको स्नॉटिंग, स्मोकिंग और इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। This one is papaver somniferum. You are seeing the poppy plant, that is opium। कम समय में ही मैं पूरे कोर्स को बता रहा हूँ, कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, इसीलिए आप पूरा साथ दीजिएगा और पूरे कंसंट्रेशन को बनाए रखिएगा बच्चों। तो पॉपी प्लांट, इसके बाद आगे बढ़ते हुए सेकंड पे आ गए हम लोग, दैट इज कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स को देखेंगे बच्चों। कैनाबिनोइड्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स व्हिच इंटरेक्ट विद द कैनाबिनोइड्स रिसेप्टर्स मेनली प्रेजेंट इन ब्रेन। ध्यान दीजिए, ये मेनली ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और कैनाबिस सटाइवा, साइंटिफिक नेम कैनाबिस सटाइवा, जिसके वेरियस फ्लोरल इन्फ्लोरेसेंस और लीव्स और अनदर कॉम्बिनेशन से मैरिजुआना, भांग, हशीश, चरस, गांजा, these are the drugs which are obtained through cannabis sativa plant। Okay children, and their effect on cardiovascular system, cardiovascular system के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, देख रहे हैं आप। और थर्ड नंबर पे आ जाइए, बात करते हैं हम कोकीन की। कोकीन कॉमनली इसको क्रैक, कोका या कोक भी कहा जाता है। कोकीन दुनिया में केवल एक ही जगह पर पाया जाता है बच्चों, साउथ अमेरिका में। यानी अगर कहीं पर और कोकीन का ट्रांसफर हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तभी कोकीन पहुंच रहा है, बिकॉज इट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। साइंटिफिक नेम इरिथ्रोजाइलम कोका, वैज्ञानिक नाम बच्चों कोकीन प्लांट का इरिथ्रोजाइलम कोका होता है। यह देख रहे हैं आप, यह रिक्रिएशनल ड्रग्स के रूप में स्टिमुलेंट का काम करता है। इसको जो है कई बार स्पोर्ट पर्सन यूज करते हैं जो है, और इसीलिए एंटी डोपिंग टेस्ट इसका किया जाता है जो है कोकीन के केस में। टोबैको, कोकीन की तरह ही बच्चों, कोकीन की तरह ही कुछ अलग से और भी ड्रग्स होते हैं जो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखते हैं, सच एज बार्बिट्यूरेंट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडायाजेपाइंस and LSD, that is lysergic acid diethylamide। Let us discuss about tobacco, that is obtained from a plant Nicotiana tabacum। It causes so many cancers: oral cavity cancer, lung cancer, sclerosis, pancreas cancer, larynx cancer, esophagus cancer. So many cancer are caused by tobacco smoking। Okay children, and here you are seeing the alcohol abuse। सो अल्कोहल अब्यूज की अगर डिफिनेशन की बात करें, कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो इंसोम्निया, डिप्रेशन, डिमेंशिया, सुसाइड, हाई ब्लड प्रेशर, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस मेन में, सेक्सुअली डिसफंक्शंस एंड ब्लीडिंग इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस, और कैंसर लीवर, ओसोफेगस और कोलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के हो जाते हैं बच्चों। ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं, कैंसर के इफेक्ट्स हैं बच्चों। सो इन दिस वे वी हैव सीन द ड्रग्स and alcohol abuse also। In this way my dear kids,
we have just revised all the syllabus of UT2. Now please revise again all the syllabus by yourself. Thank you very much.